हेलो स्टूडेंट, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश के एक समग्र अध्ययन को, जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एवं राज्य की अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है, जो महेश कुमार वर्णवाल की बुक पर आधारित है। इस क्लास के अंतर्गत अभी तक हमने इसके 9 चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। आज हमारा इसका 10वां चैप्टर रहेगा कृषि एवं पशुपालन। कृषि एवं पशुपालन के संदर्भ में क्या विस्तृत डेटा है उसके बारे में जानेंगे। और इस जो किताब में कुछ पुराना डेटा 2021-22 का दिया गया है, जिसको अपडेटेड करके जब आपका एग्ज़ाम आएगा उस टाइम पे आपको एक अपडेटेड सोर्स मटेरियल आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जिससे हर एक सेक्शन को उस तरीके से आप एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए सही होगा। तो एक बेसिक के तौर पर देखते हैं और इसके एक डेटा एनालिसिस को देखते हैं कि किस तरीके से इसमें फ्लक्चुएशन हुए, जो 2015-16 से 2021-22 तक के डेटा को शो करता है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास, जो कि कृषि एवं पशुपालन से रिलेटेड है। तो सबसे पहले तो जानते हैं कि इसमें किस तरीके की आर्थिक क्रियाएं हैं, फिर उसके बारे में जानेंगे किस तरीके की कृषि होती है, कृषि के रूपों के बारे में जानेंगे, पशुपालन के संदर्भ में जानेंगे और इसके संदर्भ में कौन से आंदोलन चलाए गए या फिर कौन से प्रौद्योगिकी संस्थान हैं, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। और जो भी विविध तरीके की फसलें हैं उनके बारे में जानेंगे और उनकी लोकेलिटी को जानेंगे कि इसके कौन से मुख्य उत्पादक जिले हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे टॉपिक के साथ, जिसका टॉपिक का शीर्षक है कृषि एवं पशुपालन। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों का महत्वपूर्ण स्थान है। कृषि एवं मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में किसका स्थान है? कृषि एवं उसके संबद्ध क्षेत्रों का महत्वपूर्ण स्थान है। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों से आशय होता है कि वह खेती, मत्स्य पालन, पशुपालन एवं बागवानी आदि आर्थिक क्रियाओं के सामूहिक रूप से होता है। तो कृषि के साथ जो संबद्ध क्षेत्र, उनसे क्या आशय होता है कि वो क्षेत्र जिसके अंतर्गत खेती आती है, मत्स्य पालन आता है, पशुपालन आता है एवं बागवानी आती है आदि आती है, वह आर्थिक क्रियाओं के सामूहिक रूप का समामेलन होता है। अब आता है कि कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है, जिसमें मध्य प्रदेश की 72.37% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, वो जिसकी आजीविका का प्रधान साधन कृषि है। इसकी आजीविका प्रधान क्या है? साधन कृषि है। और ये मध्य प्रदेश की 72.37% जो जनसंख्या है वह ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। अब आता है कि राज्य में वर्ष 2015-16 से 16 में 154.05 लाख हेक्टेयर भूमि क्षेत्र पर वर्ष की एक फसल तथा 109.10 लाख हेक्टेयर भूमि क्षेत्र पर वर्ष में 2 फसलें उगाई गईं। इस प्रकार वर्ष 2018-19 की कुल बुआई वाला क्षेत्र 261.15 लाख हेक्टेयर रखा गया। तो इसमें एक डेटा एनालिसिस दिया गया है कि 2015-16 में जो राज्य का जो एक फसल क्षेत्र था वह 154.05 लाख हेक्टेयर भूमि क्षेत्र पर था, और जो 2 फसलें जहां पर उगाई जाती हैं उस भूमि क्षेत्र का जो हेक्टेयर था वह 109.10 लाख हेक्टेयर था। और वर्ष 2018-19 तक आते आते यह कुल बुआई क्षेत्र में 261.15 लाख हेक्टेयर कवर अप कर चुका है। अब जानते हैं कृषि विकास दर के बारे में, जो कि इसमें 2011-12 की 11-12 के अकॉर्डिंग बताई गई है कि मध्य प्रदेश में कृषि विकास दर जो है वह 2011-12 में 19.85% एवं वर्ष 2012-13 में 20.16% थी। और वर्ष 2013-14 में पशुपालन सहित कृषि विकास दर जो रही वह 24.99% रही, और जिसमें केवल कृषि क्षेत्र का विकास दर जो है वह 22.11% रहा। इसको एक रेशियो के तौर पर देखते हैं, जो कि 2011-12 के संदर्भ में। इसी के साथ ही हम 2016-17 के संदर्भ में देखें कि मध्य प्रदेश में 2016-17 में चालू मूल्य पर 29.08 एवं स्थिर मूल्य पर 20.02% थी। और राज्य की अर्थव्यवस्था में, जो कि सकल मूल्य वर्धन के संदर्भ में वर्ष 2020-21 के अंतर्गत फसल क्षेत्र का जो योगदान है वह 26.06% रहा है। अब आता है फसल सघनता के संदर्भ में। जानते हैं कि यहाँ की क्रॉप डेंसिटी के संदर्भ में जानें कि किस तरीके की क्रॉप डेंसिटी है। कि वर्ष 2005-6 में मध्य प्रदेश की फसल सघनता 131% थी, जो 2014-15 में आकर 155% हो गई। मतलब 2005-6 के अकॉर्डिंग जो कि 131% थी वह 2014-15 में 155% हो गई। इससे अगले 10 वर्षों में बढ़ाकर इसे 170% करने का लक्ष्य रखा गया।
इसके अतिरिक्त जल संरक्षण सुनिश्चित करना एवं अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कृषि क्रांति लाना सरकार के अन्य लक्ष्य हैं, ताकि एक वर्ष में दूसरी फसल एवं तीसरी फसल का भी उत्पादन किया जा सके। तो इसके संदर्भ में क्या क्या है कि जल संरक्षण को सुनिश्चित करना इसका मुख्य मोटो है। फिर उसके बाद आता है कि अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कृषि क्रांति लाना और सरकार के अन्य लक्ष्य रहे, ताकि एक वर्ष में दूसरी फसल एवं तीसरी फसल का भी उत्पादन किया जा सके। अब आता है इसके उर्वरक के तौर पर देखते हैं कि इसमें उर्वरक बताया गया है कि ये नवंबर 2021 तक का डेटा है, जिसमें बताया गया है कि 2019-20 में नाइट्रोजन, फास्फोट और पोटास की जो कुल मात्रा थी वह 15.6, 38, 7.72 और 1.08 थी, जो कि टोटल 24.17% थी। फिर 2020-21 में इसी तरीके से दी गई है और 2021-22 में इस तरीके से दी गई है। अब आता है कृषि भूमि उपयोग प्रतिरूप के बारे में जानते हैं कि भूमि उपयोग का जो प्रतिरूप है वह मृदा, जलवायु, स्थलाकृति, प्रौद्योगिकी एवं मानव की आर्थिक क्रियाओं के सामूहिक रूप का प्रतिफल है। मतलब जो भूमि उपयोग का जो प्रतिरूप है वह किस किस रूप का सामूहिक प्रतिफल है? मृदा, जलवायु, स्थलाकृति, प्रौद्योगिकी एवं मानव की आर्थिक क्रियाओं का सामूहिक प्रतिफल है। अत्यधिक जनसंख्या के कारण खाद्यान्नों की बढ़ती मांग, अनवरतर नगरीकरण, औद्योगिक गतिविधियों के परिणाम स्वरूप भूमि उपयोग के प्रतिरूप में अत्यधिक परिवर्तन हुआ है। मध्य प्रदेश में भूमि उपयोग के संदर्भ में देखते हैं कि इसमें शुद्ध बोया गया क्षेत्र दिखाया गया है, जो कि वर्ष 2018-19 के अकॉर्डिंग है। फिर आता है द्विफसलीय क्षेत्रफल, कुल बुआई क्षेत्रफल और काश्त उपयोगी प्रति भूमि, इसको दिखाया गया है। आप जानते हैं कि कृषि, जलवायु एवं फसल क्षेत्र के बारे में कि भौगोलिक एवं जलवायु विविधता के कारण राज्य को किसी एक कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत रखना संभव नहीं है। पृथक भौगोलिक दशाएं भिन्न भिन्न प्रकृति की फसलों के लिए अनुकूल होती हैं, इसलिए इन्हें विशिष्ट कृषि जलवायु क्षेत्रों में भी विभाजित किया जाता है। मध्य प्रदेश को 11 कृषि जलवायु क्षेत्रों और 5 फसली क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। तो मध्य प्रदेश को कितने जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? 11 कृषि जलवायु क्षेत्रों और 5 फसल क्षेत्रों में इसको विभाजित किया गया। वर्ष 2000 में मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ के विभाजन के फलस्वरूप मध्य प्रदेश को फसल क्षेत्र में कमी आई है। तो ये जो मध्य प्रदेश का जो 2000 में पुनर्गठन हुआ था, उसके परिणाम स्वरूप मध्य प्रदेश का जो फसल क्षेत्र था उसमें कमी देखी गई है। अब जानते हैं कृषि जलवायु क्षेत्र एवं फसल क्षेत्र के बारे में, जो कि कृषि जलवायु क्षेत्र 11 है और जो फसल क्षेत्र है इसमें 5 है। तो कृषि जलवायु क्षेत्र के बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो पहले नंबर पर आता है छत्तीसगढ़ का मैदान। छत्तीसगढ़ का मैदान आता है, जो इसका जो फसल क्षेत्र है वह धान के लिए यह फसल क्षेत्र फेमस है। यहाँ पर जो मिट्टी पाई जाती है वह लाल एवं पीली मृदा पाई जाती है, जहाँ वर्षा 120 से 160 सेंटीमीटर होती है। और यहाँ जो आंशिक या पूर्ण रूप से जलीय हिस्से शामिल है बालाघाट का, तथा इसके अंतर्गत कृषि उत्पादन में विविधता आती है, जैसे रेशम उद्योग, संकर सब्जी का उत्पादन, रजनीगंधा व मोगरा के फूलों की कृषि इसके अंतर्गत की जाती है। अब आता है हमारा सेकंड नंबर पर छत्तीसगढ़ का उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र। यह छत्तीसगढ़ के मैदान की बात करता है। फिर आता है छत्तीसगढ़ का उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र। इसके अंतर्गत जो फसल क्षेत्र है वह भी धान ही है, और यहाँ पर लाल और पीली मध्यम से कम काकली एवं कंकाली मृदा पाई जाती है, तथा यहाँ पर जो वर्षा है वह 120 से 160 सेंटीमीटर होती है, जो शहडोल, मंडला और सीधी के कुछ भागों में पाई जाता है। और यहाँ वर्षा आधारित कृषि उद्यानिकी, हल्दी, तिल, लाख एवं जैविक फसलों का उत्पादन किया जाता है। अब आता है हमारा तीसरा, आता है कैमूर पहाड़ी क्षेत्र। कैमूर का पठार एवं सतपुड़ा पहाड़ी क्षेत्र के बारे में कि यहाँ की जो फसल स्पेशलिटी है वह गेहूँ है। फिर आता है यहाँ पर मिट्टी मिश्रित लाल एवं मध्यम काली पाई जाती है। यहाँ वर्षा 100 से 140 सेंटीमीटर के बीच होती है, और यहाँ से संबद्ध जिले जैसे रीवा, सतना, पन्ना, जबलपुर, कटनी, सिवनी, सीधी, सिंगरौली आता है। और यहाँ की जो मुख्य फसल है वहाँ आम, अमरूद, कटहल, जामुन, चिरौंजी, मीठे आलू, मटर, मिर्च, धनिया और फूलों की खेती की जाती है। अब आता है मध्य नर्मदा घाटी क्षेत्र में। मध्य नर्मदा घाटी जो क्षेत्र है वह गेहूं के लिए फेमस है, और यहाँ पर गहरी काली मृदा पाई जाती है। और यहाँ जो वार्षिक वर्षा है 120 से 160 सेंटीमीटर होती है, और इसके अंतर्गत नरसिंहपुर, होशंगाबाद, सीहोर तथा रायसेन जिले आते हैं, जो कि गन्ने के लिए प्रसिद्ध हो। बाबई में अमरूद एवं सुहागपुर एवं पिपरिया में पान के पत्ते, और नर्मदा घाटी के तट पर तरबूज और मीठे आलू तथा खीरे के उत्पादन
होता है। अब आता है बिंद का पठार क्षेत्र, जहां पर गेहूं की फसल मुख्यतः होती है, जो कि मध्यम से गहरी काली के अंतर्गत आई जाती है और यहां पर 120 से 140 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, जो कि इससे संबद्ध जिले में आते हैं भोपाल, सागर, दमोह, विदिशा, रायसेन, सीहोर एवं गुना के कुछ भाग आते हैं। और यहाँ पर फसल मसाले, संतरे, अनार, अजवाइन, हल्दी, मिर्च, धनिया, गेहूँ, चना, सब्जी, फूलों का उत्पादन इसके अंतर्गत किया जाता है। तो इसकी ये प्रमुख फसल क्षेत्र हैं। अब आता है हमारा छठवां फसल क्षेत्र, जिसके अंतर्गत आता है मध्य क्षेत्र। मध्य क्षेत्र के बारे में जानें कि मध्य क्षेत्र की जो प्रमुख फसल है वह गेहूं, ज्वार है और यहाँ पर हल्का जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है और यहाँ वार्षिक वर्षा जो है वह 80 से 100 सेंटीमीटर तक होती है। और इसके अंतर्गत जो जिले आते हैं ग्वालियर, भिंड, मुरैना, अशोकनगर, शिवपुरी एवं गुना के कुछ क्षेत्र आते हैं। और यहाँ की जो फसलों की स्पेशलिटी है वह तिलहन के लिए प्रसिद्ध तिल, राम तिल, शिवपुरी मूंगफली और बीनागंज में धनिये का उत्पादन इसके अंतर्गत होता है। अब आता है बुंदेलखंड का क्षेत्र। बुंदेलखंड के क्षेत्र के अंतर्गत गेहूं और ज्वार की फसल पैदा की जाती है। मतलब ये इसका जो क्षेत्र है वह गेहूं और ज्वार के लिए है और यहाँ पर मिश्रित लाल एवं मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है और इसके साथ ही यह 180 से 140 सेंटीमीटर की यहाँ वर्षा होती है और यह छतरपुर, टीकमगढ़, दतिया, शिवपुरी के कुछ भाग आते हैं। और यहाँ पर तिल, हल्दी, अदरक, सिंघाड़ा, मीठे आलू व मलहरा के पान के पत्ते पाए जाते हैं। अब आता है सतपुड़ा का पठार। सतपुड़ा का पठार जो कि 8वां कृषि जलवायु क्षेत्र है, जिसमें के अंतर्गत यहाँ पर जो फसल क्षेत्र है वह गेहूँ और ज्वार का है। यहाँ पर हल्का काला यहाँ की मृदा पाई जाती है तथा यहाँ पर 100 से 120 सेंटीमीटर की वर्षा होती है, जो कि बैतूल, छिंदवाड़ा इसका जो आंशिक या पूर्ण जिले में हिस्सा आता है। फिर आता है संतरा, कपास, सब्जी, फूल, मक्का, अदरक, मूंगफली, मशरूम इसके जैविक खाद जो कृषि उत्पादन में विविधता रखते हैं। अब आता है हमारा मालवा का पठार, जिसके अंतर्गत आता है कपास एवं ज्वार की यहाँ पर फसल क्षेत्र है तथा यहाँ पर मध्यम काला पाया जाता है तथा यहाँ की जो वर्षा है वह 80 से 120 सेंटीमीटर होती है। और इसके अंतर्गत जो जिले आते हैं जैसे मंदसौर, नीमच, रतलाम, उज्जैन, देवास, झाबुआ, शाजापुर, राजगढ़, इंदौर तथा आगरमालवा इसके अंतर्गत आते हैं। और यहाँ का जो कृषि उत्पादन में विविधता है वह संतरा, अंगूर, चीकू, मिर्च, गेहूँ, अदरक, आलू, फूल, फसलों के बीज, पपीता तथा प्याज इसके अंतर्गत आता है। अब आता है हमारा जो 10वां और 11वां फसल क्षेत्र है वह आता है 11वें नंबर पर निमाड़ का क्षेत्र। निमाड़ का क्षेत्र में कपास एवं ज्वार का उत्पादन होता है। यहाँ पर मध्यम काली मृदा का प्रकार है। यहाँ पर 80 से 100 सेंटीमीटर की बारिश होती है। यहाँ खंडवा, खरगोन, हरदा, धार, बुरहानपुर, बड़वानी आंशिक या पूर्ण रूप से जिले हिस्से आते हैं। खरगोन, बड़वानी में चीकू, अनार, मिर्च का उत्पादन केला बुरहानपुर में और बड़वानी में पपीता एवं ज्वार का उत्पादन किया जाता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन में आया हुआ था कि यह कौन सा जो अभी 2022 का एग्जाम हुआ था MPPSC में, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि केले के लिए कौन सा जिला फेमस है, तो इसके लिए यह बुरहानपुर आता है। जिसके कपास और केले के लिए क्वेश्चन पूछा गया था 2022 में। तो इसमें जो बुरहानपुर है इसके स्पेशलिटी को देखते हैं कि यहाँ पर केला पाया जाता है। और जो क्षेत्र है यहाँ पर खरगोन व बड़वानी में चीकू पाए जाते हैं। अनार, मिर्च का उत्पादन बड़वानी में पपीता एवं ज्वार का उत्पादन किया जाता है। तो इसी तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं कि किस क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र किस लिए फेमस है। जैसा कि अभी बुरहानपुर के लिए पूछा गया, इसके आधार पर और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब आता है झाबुआ की पहाड़ी जो कि 11 नंबर पर है, जिसमें जो फसल क्षेत्र है वो दिखाया नहीं गया है। उसमें अकेली मृदा का जो प्रकार है वह मध्यम से कम काली एवं कंकाली पाई जाती है और यहाँ 80 से 100 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा होती है। यहाँ पर झाबुआ, पेटलाबाद को छोड़कर अलीराजपुर तथा धार आता है तथा टमाटर, अनार, शरीफा, आंवला, मीठे आलू, मक्का, ज्वार तथा शहद इसके अंतर्गत यह इसका कृषि उत्पादन में विविधता होती है। तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं कि मध्य प्रदेश का कृषि जलवायु क्षेत्र कितने प्रकार का है। ऐसे ऑप्शन दे दिए जाते हैं। प्रीलिम्स जब क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके अंतर्गत ऑप्शन ए आएगा कि 9 होगा, ऑप्शन बी दे देते हैं कि 10 होगा, ऑप्शन सी होता है कि 11 होगा, ऑप्शन डी होता है तो 12 होगा। तो ये सीक्वेंस वाइज एक सी डिजिट दे देते हैं। तो जब आपको आंसर देना होता है तो उस टाइम पे कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा होगा। तो आपको अच्छे से याद कर लेना है कि यहाँ पर यह 11 होगा। और इसी तरीके से जो मेंस एग्जाम आता है तो उसमें फसल क्षेत्र के विवरण को पूछ लेते हैं। तो विवरण के अंतर्गत आपको इन सबके नाम याद करने होंगे जिसको आप अपने एग्जाम में लिखेंगे।
चलिए तो अब इसके मध्य प्रदेश के कुछ 5 फसल क्षेत्र हैं उनके बारे में जानते हैं कि मध्य प्रदेश के जो 5 फसल क्षेत्र हैं उसके अंतर्गत पहला फसल क्षेत्र आता है कपास एवं ज्वार का क्षेत्र। यह वह क्षेत्र होता है जो राज्य के पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी तथा दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र होता है। फिर दूसरे नंबर पर आता है गेहूँ एवं ज्वार का क्षेत्र, जहाँ पर सामान्यतः राज्य के सभी भागों परंतु उत्तरी भागों में इसका उत्पादन सबसे अधिक होता है। फिर तीसरे नंबर पर आता है धान क्षेत्र, जो राज्य के पूर्वी क्षेत्र में 5 जिलों में इसका उत्पादन सबसे अधिक होता है। फिर आता है गेहूं क्षेत्र, जहां पर राज्य के मध्यम भागों में इसका उत्पादन सबसे अधिक होता है, परंतु इसका जो विस्तार होता है विस्तार अन्य क्षेत्रों में भी होता है। और इसके बाद आता है गेहूं या धान का क्षेत्र, जहां पर मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों में इसका विस्तार इसके अंतर्गत पाया गया है। तो इसके कौन कौन से फसल क्षेत्र हैं? एक तो कपास ज्वार का क्षेत्र, गेहूं ज्वार का क्षेत्र, धान का क्षेत्र, गेहूं का क्षेत्र, गेहूं और धान का क्षेत्र, इसके अंतर्गत 5 फसल क्षेत्र आते हैं। अब आता है कृषि क्षेत्र में वर्तमान की उपलब्धियों के बारे में जानते हैं। तो कृषि क्षेत्र में जो वर्तमान की उपलब्धि है कि मध्य प्रदेश में कृषि से संबंधित क्षेत्रों में समग्र योजना तैयार करने और अन्य गतिविधियों हेतु मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कृषि कैबिनेट का गठन किया गया। सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन मेथड, जो कि SR या श्री पद्धति के प्रयोग से धान की बुआई क्षेत्र को 5.58 लाख हेक्टेयर हो गया है, जिसमें धान के उत्पादन में 95% की वृद्धि हुई है। और वर्ष 2014-15 में जो कि इसमें वृद्धि दिखाया गया वह 1.9% लाख हेक्टेयर प्रति भूमि, जो कि कृषि योग्य भूमि के अंतर्गत बनाया गया है। अब आता है कृषि आर्थिक सर्वेक्षण के मुख्य बिंदुओं पर नजर डालें, तो जिसके अंतर्गत पहला आता है कि देश में मध्य प्रदेश प्रथम एवं एकमात्र राज्य है जो कृषि आर्थिक सर्वेक्षण जारी करता है। एक सर्वेक्षण में कृषि एवं उससे संबंधित क्षेत्रों की स्थिति को दर्शाया गया है, जिसमें कृषि आर्थिक सर्वेक्षण की प्रथम रिपोर्ट वर्ष 2012 के अंतर्गत जारी की गई और 2016 में इसकी 5वीं वार्षिक श्रृंखला जारी की गई थी। तो इसकी जो प्रथम रिपोर्ट थी वह 2012 में जारी की गई थी और 2016 में इसकी 5वीं रिपोर्ट जारी की गई थी। 5वां कृषि आर्थिक सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य कृषि व्यवसाय बनाना है तथा इसमें उत्पादन आधारित कृषि को द्वितीयक या उच्च मूल्य कृषि की ओर से ले जाने वाले रणनीतिक बदलाव की आवश्यकता पर बल दिया जाना है। कृषि क्षेत्र में विपणन, संचार, आपूर्ति श्रृंखला, मुख्य मूल्य संवर्धन, खाद्य प्रसंस्करण तथा निर्यात क्षमता के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। कृषि शोध एवं शिक्षा हेतु राज्य सरकार द्वारा राज्य के कृषि GDP में 2% राशि निवेश करने का लक्ष्य रखा गया है। अब जानते हैं कृषि कर्मठ पुरस्कार के बारे में कि मध्य प्रदेश को लगातार 7वीं बार कृषि कर्मठ पुरस्कार प्रदान किया गया, जिसे 2011, 2012, 2013, 2011-12 सत्र, 2012-13, 2014-15 में कुल खाद्यान्न की श्रेणी में तथा 2013-14 वर्ष 2016-17 में गेहूं उत्पादन में और 2016-17 में गेहूं उत्पादन में और 2017-18 में दलहन उत्पादन के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। अब आता है जिला घरेलू उत्पाद के बारे में। तो जिला घरेलू उत्पाद के बारे में जानते हैं कि जिला घरेलू उत्पाद का विश्लेषण राज्य के 45 जिलों में सांख्यिकी तथा आर्थिक निदेशालय मध्य प्रदेश के द्वारा निर्धारित DDP मानकों के आधार पर किया गया है। जिला घरेलू उत्पाद के आधार पर किया गया है तथा ये जिला घरेलू उत्पाद की प्रामाणिकता मापने के लिए 2 मुख्य पैमाने का उपयोग किया गया है, जिसके अंतर्गत पहला पैमाना आता है कि इसमें राज्य में जिला घरेलू उत्पादन में प्रत्येक जिले की सहभागिता और दूसरा आता है कि कृषि की DDP में योगदान होना। DDP में सम्मिलित 52 जिलों में से 5 जिले ऐसे होते हैं जिनमें राज्य की कृषि के सकल घरेलू उत्पाद में इसकी सहभागिता 3% से अधिक होती है। अब आता है कृषि क्षेत्र में DDP के जिलों की सहभागिता के बारे में जानते हैं, जिसमें जिला और योगदान दिया गया है, जिसमें जिला छिंदवाड़ा आता है जिसमें योगदान 4.8% होता है, जबलपुर में 4.6%, धार में 3.8% और गुना में 3.7% और उज्जैन में 3.5% आता है। अब चलिए जानते हैं कृषि श्रमिक के बारे में कि जनगणना 2011 के अनुसार देश में कुल कृषि श्रमिक की संख्या जो है 1443.2 लाख थी, जिसमें 121.9 लाख जो कृषि श्रमिक मध्य प्रदेश में निवासरत हैं। तो कितने कृषि श्रमिक है मध्य प्रदेश में? 121.9 लाख कृषि श्रमिक मध्य प्रदेश में है और देश में कितने हैं? पूरे 1143.2 लाख ये पूरे देश में है।
अब आता है हमारा मध्य प्रदेश में कृषि क्षेत्र पर निर्भरता में परिवर्तन के बारे में। देखते हैं कि यह 2011 की जनगणना और 2001 की जनगणना के अंतर्गत कुछ डेटा दिया गया है। जिसमें वर्ष 2001 के अकॉर्डिंग इसमें 25 89 35 19 और इसमें 21 57 41 33 है। कृषक में जो कि मुख्य सीमांत है इसका परसेंटेज 42.8 है और इसमें जो परसेंटेज है 2011 में 31.2% है। कृषि श्रमिक में 28.7% हो, इसमें 38.6% है। फिर आता है कृषि पर निर्भरता में 71.5% हो या 69.8% है। कृषि पर निर्भरता जो है वह 85.5% हो, इसमें 85.6% आती है। अब आता है इसके भूजोत के बारे में जानते हैं, लैंड होल्डिंग के बारे में कि वर्ष 2010-11 में आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश में कृषि भूजोतों का आकार 1.78 हेक्टेयर रहा, जबकि संपूर्ण देशों में भूजोतों का जो औसत आकार है वह 1.66 हेक्टेयर रहा है। अब आता है इसके कृषक और क्षेत्रफल को प्रतिशत के आधार पर देखते हैं कि इसमें सीमांत कृषक और छोटे श्रमिक, उपमध्यम, मध्यम और बड़े आते हैं। सीमांत के अंतर्गत 1 से कम का हेक्टेयर आता है जो कि 41% को कवर करता है। छोटे के अंतर्गत 1 से 2 का आता है। उपमध्यम में मध्यम में 4 से 10 आता है और बड़े में इसमें 10 से अधिक का क्षेत्र आता है जो कि 1% क्षेत्र को कवर करता है। अब आता है हम इसकी मुख्य फसलें देखते हैं कि मध्य प्रदेश में धान, गेहूं, मक्का, ज्वार, चना, मसूर, सोयाबीन, सरसों आदि फसलों की प्रमुखता से उत्पादन किया जाता है। तो मध्य प्रदेश में मुख्य फसलों के बारे में जानते हैं, जिसमें अनाज है जो गेहूं, धान, ज्वार, बाजरा, मक्का फसलें इसके अंतर्गत आती है। फिर आता है दूसरा समूह दलहन समूह के अंतर्गत चना, तुअर, उड़द, मूंग, मसूर आती है और तिलहन के अंतर्गत सोयाबीन, सरसों, मूंगफली, तिल और अलसी इसके अंतर्गत आती है। इसमें विभिन्न फसलों के अंतर्गत कुछ क्षेत्रफल दिए गए हैं 2014-15 के अकॉर्डिंग, जिसमें कि यह अनाज जो है 41%, तिलहन 29%, दलहन 21% और उद्यानिकी 6% और वाणिज्यिक जो है 3% इसके अंतर्गत क्षेत्रफल को कवर करती है। फिर आता है फसल का मौसम के आधार पर जो वर्गीकरण देखते हैं कि फसलों के मौसम के आधार पर वर्गीकरण में रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद फसलें आती हैं, जिसमें जो रबी की फसल है उसके अंतर्गत गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई इत्यादि आते हैं और जिनका जो समय है वह अक्टूबर से नवंबर के मध्य मार्च में होता है। फिर आती है खरीफ की फसल, जिसमें धान, गन्ना तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर आदि आती है, जिसका समय काल जून जुलाई से अक्टूबर नवंबर तक होता है। फिर इसकी जो तीसरी जायद फसल आती है, जिसका जो फसल होती है वह मक्का, सब्जियां, जूट, दलहन आदि आती हैं और इसका समय जो है मार्च से मध्य जून तक पाया जाता है। तो इसमें रबी, खरीफ और जायद की फसलों को दिखाया गया है, जिसमें 3 तरीके की फसलें और इसके समयावधि को भी दिखाया गया है, जिसमें फसल के मौसम के आधार पर इसके विभिन्न विवरण को भी देखा जाता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी ये प्री में भी पूछे जाते हैं और मेंस में भी पूछे जाते हैं, तो इनको अच्छे से याद कर लेना है कि रबी की फसल के अंतर्गत कौन कौन सी फसल आती है और इनकी क्या समयावधि है। फिर इसके बाद खरीफ की फसल के अंतर्गत कौन कौन सी आती है और इनकी क्या क्या समयावधि है, और जायद की फसल के अंतर्गत कौन सी फसल आती है और इनकी क्या समयावधि है। तो ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, जैसे एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है। अब आता है इसकी प्रमुख खाद्यान्न क्षेत्र की फसलों के बारे में जानते हैं, जिसमें खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत आती हैं गेहूं, चावल और मक्का आदि को सम्मिलित किया गया है। तो राज्य की जो प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं उसके अंतर्गत किसको शामिल किया गया है? गेहूं, चावल और एवं मक्का को। इस डेटा को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसका जो अपडेटेड डेटा होगा उसको हम कंप्लीट करा देंगे। अब आता है गेहूं। जो गेहूं इसकी मुख्य खाद्य फसल है, जिसमें मध्य प्रदेश का जो स्थान रहा है वह 33 नंबर पर रहा है, जो कि उत्तर प्रदेश के पश्चात 33 नंबर पर रहा है। और देश में कुल गेहूं उत्पादन 19.17% का उत्पादन होता है मध्य प्रदेश में। जो राज्य के गेहूं उत्पादन में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन जो होता है वह नर्मदा घाटी क्षेत्र में होता है। गेहूं की कृषि हल्की दोमट मृदा में और 10 से गेहूं की जो कृषि का जो क्षेत्र है कि हल्की दोमट मृदा और 10 से 15 डिग्री सेल्सियस तापमान तथा लगभग 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। इस तरीके से क्वेश्चन जो 1-2 लाइनर जो क्वेश्चन आते हैं कि गेहूं की फसल के लिए किस कृषि या कितने टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, कि उसका एक मानक पैमाना कितना होता है। तो इसके लिए एक हल्की दोमट मृदा
10 से 15 डिग्री सेल्सियस का तापमान होना चाहिए और लगभग 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा इसकी आवश्यकता होती है। अब आता है फसल क्षेत्र में कि इसमें फसल क्षेत्र दिया गया है। फिर आते हैं इसके आगे पढ़ते हैं कि इसमें मालवा की पठार में गेहूं की टोकरी कहा जाता है। मालवा की पठार को गेहूं की टोकरी कहा जाता है, जो प्रदेश में हरित क्रांति का सर्वाधिक गेहूं और चावल के कृषि विकास में रहा है। 2011 में मध्य प्रदेश के खमरिया, जो कि जबलपुर में गेहूं एवं मक्का के क्षेत्र में शोध एवं विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय गेहूं एवं मक्का शोध केंद्र की स्थापना की गई थी। राज्य में गेहूं अनुसंधान केंद्र, जो पावरखेड़ा होशंगाबाद में स्थापित है। अब आता है सरवती, लोकावन, नर्मदा 4, सुजाता 320, 322, 306 आदि यहाँ पर उगाई जाने वाली गेहूं की प्रमुख फसलें हैं। मध्य प्रदेश में होशंगाबाद, हरदा, सीहोर जिले में सर्वश्रेष्ठ किस्म के गेहूं का उत्पादन किया जाता है। तो मध्य प्रदेश में गेहूं की कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? सरवती, लोकवन, नर्मदा 4, सुजाता 320, 322 और 306, इसको आपको याद करना है। और गेहूं का उत्पादन की सर्वोत्कृष्ट किस्म कहाँ पर उत्पादन होता है? होशंगाबाद, हरदा और सीहोर में इसकी प्रमुख उत्पादन होता है। अब इसमें जो मध्य प्रदेश में गेहूं उत्पादक जिले बताए गए हैं, जो 2013-14 के अकॉर्डिंग है, जिसमें सर्वाधिक जो गेहूं उत्पादन है वो होशंगाबाद में, फिर रायसेन में, फिर उज्जैन में, फिर शिवपुरी, हरदा, विदिशा, धार, सीहोर आता है। अब आता है इसमें मालवा क्षेत्र में उज्जैन में मालवा क्षेत्र का जो उज्जैन है, वहाँ पर सर्वश्रेष्ठ किस्म शरवती का उत्पादन किया जाता है और इनका रंग जो होता है वह चमकीला एवं सुनहरा होता है और उच्च गुणवत्ता एवं उत्तम स्वाद के कारण देश में इसकी अत्यधिक मांग है। तो यह शरवती गेहूँ कहाँ पर उगाया जाता है? उच्च गुणवत्ता वाला उज्जैन में, जो कि मालवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब हमारी दूसरी फसल आती है धान के बारे में। धान जो है कि मूल रूप से खरीफ की फसल है, लेकिन जिसकी बुआई जून अगस्त में होती है तथा कटाई जो है वह अक्टूबर नवंबर तक होती है। इसके लिए जो इन्वायरमेंट है कितना चाहिए होता है? यहाँ पर जो वार्षिक वर्षा है वह 150 से 200 सेंटीमीटर के अंतर्गत चाहिए होती है और यहाँ वर्षा का जो तापमान है वह 24 से 30 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए और यहाँ पर लाल, पीली एवं दोमट मृदा पाई जाती है। यह इसके अंतर्गत है। अब आता है इसमें देखते हैं कि बालाघाट जो है चावल के उत्पादन में अग्रणी जिला है। बालाघाट चावल के उत्पादन में अग्रणी जिला है। फिर उसके बाद चावल की प्रति हेक्टेयर उत्पादक में इसका 24वां स्थान आता है। बालाघाट जिले में धान की कृषि रबी एवं खरीफ की फसल के रूप में की जाती है और इसे स्थानीय रूप से रोपा या बरानी कृषि भी कहा जाता है। तो इसे स्थानीय रूप से क्या कहा जाता है? रोपा तथा बरानी कृषि भी कहा जाता है। और इसमें यह रबी धान की कृषि जो है वह रबी और खरीफ की फसल के रूप में जानी जाती है और यह चावल उत्पादन में अग्रणी जिला आता है। अब आता है मोटी अनाज की फसल के संदर्भ में कि इसके अंतर्गत पहली आती है ज्वार। ज्वार जो है कि ज्वार कृषि एवं की रबी एवं खरीफ दोनों फसलों के रूप में की जाती है। इसके लिए जलोढ़, लाल एवं मध्यम काली मृदा की आवश्यकता होती है और राज्य की 4 लाख हेक्टेयर भूमि में ज्वार की कृषि की जाती है। खरगोन, खंडवा, बड़वानी, छिंदवाड़ा, बैतूल, राजगढ़, गुना आदि जिलों में ज्वार का उत्पादन किया जाता है। तो कौन कौन से क्षेत्र में ज्वार का उत्पादन किया जाता है? खरगोन, खंडवा, बड़वानी, छिंदवाड़ा, बैतूल में, राजगढ़ और गुना में ज्वार का उत्पादन किया जाता है। और देश में ज्वार का 3/4 से अधिक क्षेत्र जो है मात्र 3 राज्यों महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। मध्य प्रदेश में ज्वार अनुसंधान केंद्र जो है कि खरगोन जिले में स्थित है। अब आता है हमारी नेक्स्ट फसल आती है बाजरा, जो ये भी खरीफ फसल है। बाजरा खरीफ की फसल है जिसमें सूखा सहने की क्षमता अधिक होती है। बाजरा जो है उसमें सूखा सहने की क्षमता अधिक होती है। इसके लिए हल्की बलुई, हल्की काली, लाल मृदा की आवश्यकता होती है। भारत में सर्वाधिक बाजरे का उत्पादन राजस्थान में होता है और मध्य प्रदेश में यह 2 लाख हेक्टेयर भूमि में इसका उत्पादन किया जाता है। और इसके मुख्य रूप से जिले आते हैं भिंड, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर आता है। अब आता है जौ के बारे में। जौ मध्य प्रदेश में 83.2 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में और जौ की कृषि की जाती है और जौ का सर्वाधिक उत्पादन गुना जिले में आता है। अब आता है हमारा नेक्स्ट आता है मक्का। मक्का का वानस्पतिक नाम जी मेज या कुलग्रेमिनी होता है।
जी मेज या कुल ग्रेमिनी होता है, जो रबी एवं खरीफ दोनों फसलों के लिए मौसम के लिए होता है। मक्का को अनाज की रानी के नाम से भी जाना जाता है तथा मक्का उत्पादन जो है मध्य प्रदेश का देश में दूसरे नंबर पर आता है। इसमें 21 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान की ज़रूरत होती है तथा यहाँ वर्षा जो होती है 50 से 70 सेंटीमीटर होती है तथा यहाँ पर दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। अब आता है हम इसके बाद में अब पढ़ते हैं दलहन फसलों के बारे में कि दलहन फसलों के अंतर्गत कौन कौन सी फसल आती है। जैसे दलहन में रबी और खरीफ दोनों कृषि मौसम का फसल होती है, जिसके अंतर्गत आती हैं अरहर, चना, मूंग, मसूर, उड़द आदि फसलों को सम्मिलित किया जाता है। दलहन फसलें मृदा संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है और इन फसलों की जो जड़ें हैं वह राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं, जो मृदा में वायुमंडल में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में सहायक होते हैं, इसके अंतर्गत आता है। अब आता है इसके महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानते हैं कि इसे सीहोर जिले में एशिया के सबसे बड़े दलहन फसल शोध एवं तकनीक प्रसार केंद्र तथा सूखे क्षेत्रों में कृषि संबंधी शोध के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र ICARDA की स्थापना की गई है। किसकी? ICARDA की स्थापना की हुई है। कहाँ पर की गई है? इसकी स्थापना सीहोर जिले में की गई है, जो कि एशिया के सबसे बड़े दलहन फसल शोध एवं तकनीकी प्रसार केंद्र है। अब जानते हैं दूसरी फसल आती है चना। चने का जो वानस्पतिक नाम है वह सिरस्सीसर एरिटिनम है, जो कि लेगुमिनस कुल का पौधा है। और वर्ष 2020-21 के अनुसार भारत में शीर्ष चना उत्पादक राज्य जो है इसमें कर्नाटक, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश आते हैं। मध्य प्रदेश में ग्वालियर में 3, उज्जैन में 21 और उज्जैन 24, T3, JP335, राघोगढ़ 5 मध्य प्रदेश की प्रमुख चावल की किस्में हैं। तो इनके नाम किस पे हैं? इसके जिलों के नाम पर इसके नाम रखे गए हैं, जैसे ग्वालियर 3, उज्जैन 21, उज्जैन 24, T3, JP355, राघोगढ़ 5 आदि मध्य प्रदेश की चने की प्रमुख किस्में आती हैं। अब आता है इसके फसल क्षेत्र के बारे में जानते हैं कि मध्य प्रदेश के चने का क्षेत्रफल वर्ष 2019-20 में 1926 लाख हेक्टेयर हजार हेक्टेयर से बढ़कर वर्ष 2020-21 में 2160 हजार हेक्टेयर हो गया है, जो विगत वर्ष की तुलना में 12.15% की वृद्धि को कवर करता है। अब जानते हैं हमारी नेक्स्ट फसल आती है अरहर के बारे में। अरहर के संदर्भ में जाने कि अरहर का जो वानस्पतिक नाम है वह केजनस कजान है। इसके उत्पादन के लिए दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। तो अरहर का वानस्पतिक नाम क्या है? केजनस कजान है और इसका जो दोमट मृदा की आवश्यकता होती है तथा यह भारत में अरहर उत्पादन जो है में राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का स्थान 2020-21 के अकॉर्डिंग आता है, जो कि तीसरे नंबर पे है। फिर आता है मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में अरहर अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के सिरपुर जगह में अरहर अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है। अब आती है हमारी नेक्स्ट फसल, जिसके अंतर्गत आता है उड़द। उड़द का जो वानस्पतिक नाम है वह बिगना मूंगो है, जो कि लेगुमिनस कुल का पौधा है। मध्य प्रदेश के मंदसौर, नीमच, टीकमगढ़ प्रमुख उड़द उत्पादक जिले हैं, जिसमें क्षेत्रफल एवं उत्पादन की दृष्टि से टीकमगढ़ जिले का राज्य प्रथम स्थान आता है। तो टीकमगढ़ जिले का स्थान उड़द उत्पादन में प्रथम नंबर पर आता है। अब आता है तिलहन। तिलहन के बारे में जानते हैं कि राज्य में तिलहन फसलों के अंतर्गत मूंगफली, अलसी, सरसों, तिल, सोयाबीन, सूरजमुखी आदि का उत्पादन किया जाता है। यहाँ तिलहनी फसलों में मुख्य रूप से राई या सरसों, सोयाबीन का उत्पादन किया जाता है। तो इसके अंतर्गत कौन कौन सी फसलों का उत्पादन किया जाता है? राई या सरसों, सोयाबीन का उत्पादन किया जाता है। भारत में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक जो राज्य है वह राजस्थान आता है और उसके बाद गुजरात एवं राजस्थान, मध्य प्रदेश का स्थान आता है। अब आता है राई या सरसों के बारे में। सरसों का जो वानस्पतिक नाम है वह ब्रेनसिका जंकी है। सरसों का वानस्पतिक नाम क्या है? ब्रेनसिका जंकी है। और यह ब्रेनसिका क्रूसीफूरा कुल का पौधा है और इसके लिए दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। मध्य भारत के पठार में सरसों के उत्पादन की हांडी कहा जाता है। मध्य भारत के पठार को सरसों के उत्पादन की हांडी कहा जाता है, जो मध्य प्रदेश के भिंड, ग्वालियर, शिवपुरी, अशोकनगर, दतिया, कटनी, बालाघाट, इंदौर, धार, झाबुआ, बुरहानपुर, अलीराजपुर, उज्जैन, छतरपुर तथा आदि टीकमगढ़ आदि जिलों में सरसों का उत्पादन किया जाता है।
मुरैना में सरसों के तेल के कारखाने भी स्थित हैं। तो इसका जो सरसों उत्पादन की हांडी किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश के पठार को। यह है इसके यूएमपी के प्रीलियम से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाएगा कि यह सरसों उत्पादन का हांडी किस क्षेत्र को कहा जाता है। और इसके मेंस में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सरसों उत्पादन के हांडी के बारे में विवरण दीजिए कि इसके अंतर्गत कौन कौन सा क्षेत्र आता है और कौन कौन से जिले आते हैं। अब आता है हमारा इसके अंतर्गत ये फिनिश होता है। फिर आती है हमारी नेक्स्ट फसल सोयाबीन के बारे में। सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम क्या है? सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम ग्लाइसिन मैक्स है, जो कि लेगुमिनेस कुल का पौधा आता है। ग्लाइसिन मैक्स है जो कि लेगुमिनेस कुल का पौधा आता है। मध्य प्रदेश सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी राज्य, इसलिए इसे सोया प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश में सोया की कृषि सर्वप्रथम वर्ष 1962 में मालवा के क्षेत्र में देवास जिले में आरंभ की गई थी। इसके पश्चात 1968 में संपूर्ण मालवा में इसका विस्तार हुआ था और वर्तमान में मालवा क्षेत्र में 20 से 25 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर इसकी खेती की जाती है। सोयाबीन जो है वह खरीफ की फसल है, जिसकी बुआई जून में की जाती है और मध्य अक्टूबर में इसे काट लिया जाता है। मतलब यह खरीफ की फसल है और इसकी जो बुआई होती है वह जून में की जाती है, लेकिन इस फसल को अक्टूबर में काट लिया जाता है। इसके लिए 13 से 14 डिग्री सेल्सियस 24 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। 40 से 60 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होनी चाहिए। 6 से 6.5 pH मान वाली अम्लीय दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। इसके अंतर्गत आता है। अब जानते हैं सोयाबीन की प्रमुख किस्मों के बारे में, जिसके अंतर्गत सोयाबीन की प्रमुख किस्में आती हैं, जिसमें पहली आती है JS335, JS335, JS9305, JS9560, NRC7, NRC12, NRC86 अंतर्गत आती हैं। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र इंदौर में स्थित है और जो राज्य सोयाबीन अनुसंधान केंद्र उज्जैन में स्थित है। तो राष्ट्रीय स्तर पर भी मध्य प्रदेश में स्थित है इसका सोयाबीन अनुसंधान केंद्र, और राज्य स्तर का भी मध्य प्रदेश में स्थित है, जिसमें राष्ट्रीय स्तर का जो है वह इंदौर में है और जो कि राज्य स्तर का है वह उज्जैन में स्थित है। अब आती है हमारी नेक्स्ट फसल तिल के बारे में। तिल जो है वह भी खरीफ की फसल है तथा इसके तापमान में 20 से 25 पर डिग्री सेल्सियस 50 से 100 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा तथा हल्की दोमट मृदा आदि का अनुकूलन दर्शाएं पाई जाती हैं। इसके उत्पादक क्षेत्र में आते हैं जैसे राज्य के छत्तीसगढ़, छतरपुर, टीकमगढ़, सीधी, मुरैना, शहडोल, शिवपुरी, दमोह, सागर, जबलपुर, सिवनी, निमाड़ आदि जिलों में 315,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर तिल की कृषि की जाती है। अब आता है अलसी, जिसे फ्लैक्स सीड्स भी कहा जाता है। अलसी जो है वह रबी की फसल होती है। जो राज्य में अलसी का उत्पादन 1.09 लाख हेक्टेयर और उत्पादन 57,400 टन का होता है। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में अलसी का सर्वाधिक उत्पादन होता है और इसके अतिरिक्त सागर, दमोह, टीकमगढ़, बालाघाट, सिवनी प्रमुख अलसी उत्पादक जिले आते हैं। अब आता है मूंगफली के बारे में कि मूंगफली जो है कि वह भी खरीफ की फसल है, जिसका वानस्पतिक नाम अराकिस हाइपोजिया है। यह लेगुमिनस कुल का पौधा है और मध्य प्रदेश में मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन शिवपुरी, छिंदवाड़ा, बड़वानी, टीकमगढ़, झाबुआ, खरगोन जिले में किया जाता है। इसके अतिरिक्त धार, रतलाम, बालाघाट, हरदा, सिवनी, अलीराजपुर आदि जिलों में मूंगफली का उत्पादन किया जाता है। चलिए अब जानते हैं वाणिज्यिक फसलों के बारे में कि वाणिज्यिक फसलों के अंतर्गत कौन कौन सी फसल आती है, जिसमें सबसे पहले नंबर पर आती है कपास। कपास का जो वानस्पतिक नाम है वह गोसिपियम है, जो कि मालवेशी कुल का पौधा है। इसका वानस्पतिक नाम क्या है? गोसिपियम है, जिसका वानस्पतिक नाम है, तथा इसका यह मालवेशी कुल का पौधा है। कपास उत्पादन काली मृदा में सर्वाधिक उपयुक्त होता है। काली मृदा के लिए यह सर्वाधिक उपयुक्त होता है। अब आता है कि मध्य प्रदेश में 75% जो क्षेत्र है वह निर्माण क्षेत्र में बड़वानी, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन के अंतर्गत आता है तथा इन जिलों में सुनहरे जिले के नाम से भी जाना जाता है और धार, झाबुआ, छिंदवाड़ा तथा देवास आदि कपास उत्पादक अन्य जिले हैं। मध्य प्रदेश का जो 75% कपास है वह निर्माण क्षेत्र में आता है, जिसके अंतर्गत बड़वानी, बुरहानपुर, खंडवा और खरगोन आते हैं। कपास की अन्य किस्मों के बारे में जानें कि कपास की जो अन्य किस्में आती हैं, जिनमें प्रमुख संकर किस्में आती हैं H8 बन्नी BT, WHH09 BT, RCH2 BT, JKH1, JKH3। अन्य उन्नत किस्मों में JK4 और JK5 इसके अंतर्गत आती हैं।
अब आता है कि वर्ष 2018 के संदर्भ में देखते हैं कि 2018 में प्रथम जैविक कपास उत्पादन केंद्र की स्थापना भगवंत राव मंडलोई कृषि विश्वविद्यालय खंडवा के द्वारा की गई थी। बीटी कॉटन के संदर्भ में कि मध्य प्रदेश में बीटी कॉटन जो कि वर्ष 2002-3 से भारत सरकार की पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की GEAC अनुशंसा पर निर्धारित शर्तों के अधीन कॉटन की व्यावसायिक कृषि की जा रही है और 2021-22 में बीटी कॉटन का जो क्षेत्रफल है वह 6.16 लाख हेक्टेयर तक आता है। अब आता है सनई के बारे में। सनई जो कि एक रेशेदार फसल है जिसके अंतर्गत रेशे और चमकीले होते हैं और सफ़ेद एवं चमकीले होते हैं। इनकी कृषि जो होती है वह सतना, सीधी, रीवा, निमाड़ आदि क्षेत्रों में की जाती है। अब आता है जूट के संदर्भ में कि जूट जो है जो कि एक प्रमुख रेशेदार फसल है और इसकी कृषि राज्य में सतना, सीधी, रीवा, मंडला, ढिंडोरी आदि जिले में की जाती है और जूट आधारित उद्योग मुख्यतः मंडला, ढिंडोरी जिले में आते हैं। अब आती है हमारी नेक्स्ट फसल मेस्ता के बारे में। मेस्ता भी एक वाणिज्यिक फसल है जिसके अंतर्गत आती है कि यह एक रेशेदार फसल होती है जिसकी कृषि सतना, सीधी, रीवा, मंडला, ढिंडोरी आदि जिलों में की जाती है। अब आती है हमारी नेक्स्ट फसलें। अन्य फसलों के संदर्भ में देखते हैं कि अन्य फसलों में कौन कौन सी फसल आती है। अन्य फसलों के अंतर्गत आती है सबसे पहले तो गांजा। गांजा जो है जिसका वानस्पतिक नाम जो है वह कैनाबिस सैटाइवा है। गांजा का जो वानस्पतिक नाम है कैनाबिस सैटाइवा है। इसके उत्पादन में खंडवा प्रथम, बुरहानपुर द्वितीय स्थान पर आता है। बुरहानपुर जिले की गुजर, जामली एवं बड़ा गांव टीकमगढ़ तहसील में गांजे का उत्पादन किया जाता है। तो गांजे का उत्पादन कहाँ किया जाता है? खंडवा तो प्रथम ही है, बुरहानपुर दूसरा है और बुरहानपुर जिले की गुजर, जामली और बड़ा गांव जो कि टीकमगढ़ में स्थित है वह जिले में आके अंतर्गत आता है, वहाँ पर गांजे का उत्पादन किया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट आती है अफीम की खेती। अफीम के बारे में जानते हैं कि अफीम रबी की फसल होती है। अफीम कौन सी होती है? रबी की फसल होती है जिसका वानस्पतिक नाम पेपिवर सोमनीफेरम होता है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? पेपिवर सोमनीफेरम होता है। पेपिवर सोमनीफेरम यह पेपेविएसी कुल का पौधा होता है। अफीम के उत्पादन में मंदसौर प्रथम तथा नीमच जो होता है वह द्वितीय नंबर स्थान पर आता है। अफीम का जो उपयोग है वह औषधि निर्माण में किया जाता है जो कि गैर कानूनी रूप से इसे ब्राउल शुगर या हीरोइन आदि मादक पदार्थ भी बनाए जाते हैं। राज्य के नीमच जिले में अफीम से औषधि बनाने की कारखाना भी स्थापित किया गया। अब आता है हमारा नेक्स्ट आता है तंबाकू के बारे में। तंबाकू का वानस्पतिक नाम जो है वो निकोटियाना है। वानस्पतिक नाम क्या है? निकोटियाना है। तंबाकू सोलेनेसी कुल का पौधा होता है और इसके लिए उष्णकटिबंधीय जलवायु तथा लाल पीली मृदा उपयुक्त होती है। मध्य प्रदेश में तंबाकू उत्पादन में रीवा जिले का प्रथम स्थान आता है। जब पढ़ते हैं गन्ना के बारे में, गन्ना जो है वह सेचरम ऑफिनिरम नामक ग्रेमिनी कुल का बांस जैसी वनस्पति का पौधा है तथा इसके उत्पादन के लिए 20 से 26 डिग्री सेल्सियस तापमान, 150 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा का उत्पादन किया जाता है। प्रदेश में कुल गन्ना उत्पादन के 50% क्षेत्र पर किया जाता है जिसमें नरसिंहपुर जिले में सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन 50% किया जाता है। इसके अन्य उत्पादन जो जिले होते हैं जिसमें छिंदवाड़ा, बैतूल, बुरहानपुर, दतिया जिसके अंतर्गत आते हैं। अब आता है मध्य प्रदेश में कि गन्ना उत्पादन केंद्र तो नरसिंहपुर में है जो कि बोहानी में स्थित है और गन्ने के बीज को क्रेरी ऑप्टस भी कहा जाता है। तो एक नोट के तौर पर आप इसको याद करेंगे कि गन्ने के बीज को क्रेरी ऑप्टस कहा जाता है और गन्ना अनुसंधान केंद्र यहाँ पर नरसिंहपुर बोहानी में स्थित है। अब आता है कि फसल कहवा के बारे में जानते हैं। कहवा के संदर्भ में जानते हैं। कहवा जो है वह मध्य प्रदेश की कॉफ़ी उत्पादक की एक क्षेत्र कुकरू ग्राम है। कॉफ़ी उत्पादक जी, इसको याद करने का बड़ा आसान तरीका है कि कॉफ़ी उत्पादक क्षेत्र कुकरू है जो कि बैतूल जिले में भैंसदेही तहसील के अंतर्गत आता है। कुकरू स्थान आता है कहाँ पर आता है? बैतूल जिले की भैंसदेही तहसील में। यहाँ 110 हेक्टेयर क्षेत्र में कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है और इस क्षेत्र में कॉफ़ी उत्पादन प्रारंभ करने का जो श्रेय है वह ब्रिटिश नागरिक सेंट विलफोर्ड को दिया जाता है। अब आता है हमारा नेक्स्ट आता है उद्यानिकी के बारे में। मध्य प्रदेश में भूमि उपयोग के विविधीकरण के अनुरूप विभिन्न क्षेत्रों में फूलों और सब्जियों के उत्पादन के लिए अनुकूल दशाएं विद्यमान हैं। किसानों को पारंपरिक फसलों की तुलना में बागवानी फसलों से अधिक लाभ प्राप्त होता है और यह एक विकासशील एक संभावनापूर्ण कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आती है।
मध्य प्रदेश में उद्यानिकी फसलों का जो क्षेत्रफल है वह वर्ष 2014-15 में 15.4 लाख हेक्टेयर है, जो कि राज्य के कुल बुआई क्षेत्र का 6.5% हिस्से को कवर करता है। अब आता है फसल उत्पादन के संदर्भ में कि देश में फलों के कुल उत्पादन में मध्य प्रदेश का 7वां स्थान आता है, जिनमें अमरूद के उत्पादन में दूसरा स्थान और देश में 24.5% जो अमरूद का उत्पादन मध्य प्रदेश में किया जाता है। अब आता है हमारा फसलों। मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से केला, आम, मीठा नींबू, मौसमी, पपीता, अमरूद, संतरा, आंवला आदि फलों का उत्पादन होता है। इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश में यह क्षेत्र दिखाया गया है, जिसमें संतरा जो होता है वह 23.29 लाख मीट्रिक टन होता है, केला 20.29 लाख टन होता है और यह आम 7.99, पपीता 5.03% होता है। अब आता है इसके कुल फसल उत्पादन के बारे में जानते हैं कि मध्य प्रदेश में कुछ जैसे फल है उनके मुख्य उत्पादक जिले के बारे में जानते हैं, जिसमें फल के अंतर्गत पहले नंबर पर आता है संतरा, जिसको अंतर्गत आता है संतरा, जिसमें बैतूल, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, शाजापुर, मंदसौर, उज्जैन, नीमच, राजगढ़, विदिशा, सीहोर, आगरमालवा आते हैं। दूसरे नंबर पर आता है अमरूद। अमरूद में भोपाल, बैतूल, जबलपुर, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, सागर, इंदौर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर आते हैं। फिर आता है आंवला। आंवले के उत्पादन में पन्ना, बड़वानी, भोपाल, जबलपुर, झाबुआ, रतलाम, सागर, इंदौर, खंडवा, उज्जैन, खरगोन आता है। फिर आता है हमारा पपीता। पपीता के उत्पादन में जिले आते हैं रतलाम, खंडवा, बड़वानी, धार, गुना आदि आते हैं। फिर आता है केला, जिसके अंतर्गत बुरहानपुर, खंडवा, बड़वानी, धार, गुना आदि आते हैं। फिर आता है इसके बाद आम उत्पादन, जिसमें बैतूल, भोपाल, होशंगाबाद, सागर, जबलपुर, इंदौर, मंडला, ढिंडोरी, सीहोर, झाबुआ, उज्जैन तथा देवास आते हैं। फिर आता है तरबूज उत्पादन में, जिसके अंतर्गत आता है खंडवा, खरगोन, शाजापुर, बुरहानपुर इसके अंतर्गत आते हैं। इस क्लास के अंतर्गत यह हमारा पहला लेक्चर रहा, मतलब पार्ट फर्स्ट रहा इसका ही। अब हमारा जो पार्ट सेकंड होगा उसके बारे में जानेंगे, जिसमें कुछ ये जो जैसे सब्जी उत्पादन है उनके बारे में जानेंगे, मसाला उत्पादन के बारे में जानेंगे, कृषि संबंधी प्रमुख अनुसंधान केंद्र उनके बारे में, फूलों की खेती के बारे में, मध्य प्रदेश के सहकारी आंदोलन के बारे में, मध्य प्रदेश के सहकारी संघ लिमिटेड, मध्य प्रदेश में जो कृषि से संबंधित जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जलदीप योजना, बलराम ताल योजना, जिससे रिलेटेड MPPSC में हमेशा क्वेश्चन पूछा गया जाता है कि बलराम ताल योजना कब शुरू की गई थी, जो कि अभी शायद 2021-22 में ही पूछा गया था कि तो यह 2007 में की गई थी। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आता है कृषि विपणन के बारे में जानेंगे, कृषि विपणन पुरस्कार योजना के बारे में जानेंगे। फिर पशुधन के बारे में जानेंगे कि मध्य प्रदेश में पशुधन का कितना क्या प्रतिशत है, किस क्षेत्र में सर्वाधिक कौन सी पशु की विविधता मिलती है, जैसे बकरी, गोवंश, भैंस, भेड़, सुअर आदि के बारे में। इसी तरीके से दुग्ध विपणन के बारे में जानेंगे कि मध्य प्रदेश में दुग्ध विपणन जो है कब स्टार्ट किया गया, और यह राज्य एवं जो इस देश है मतलब देश और राज्य के दोनों के कंपेयर को भी जानेंगे कि इसमें कौन से क्षेत्र में सर्वाधिक मिल्क का उत्पादन होता है। कुक्कुट पालन के बारे में जानेंगे और कड़कनाथ मुर्गा के इसके संदर्भ में किसको किस प्रदेश को GS इसके किस क्षेत्र को GI टैग दिया गया। मत्स्य पालन से संबंधित मानव निर्मित झीलों, इन सब के बारे में इसके पूरे संदर्भ को जानेंगे, जो कि पार्ट सेकंड में रहेगा। इस पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत आज हमने इन सब के बारे में पढ़ा, जिसके अंतर्गत रबी की फसल रबी, खरीफ और जायद फसलों के बारे में पढ़ा। इसके अंतर्गत कुछ वाणिज्यिक फसलें, कुछ अन्य फसलों के बारे में भी पढ़ा। इसके कृषि जलवायु क्षेत्रों, फसल क्षेत्रों के बारे में पढ़ा हुआ है। अब नेक्स्ट क्लास हमारी नेक्स्ट पार्ट में होगी। और भी इसी तरीके से वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।